नमस्कार। एबीपी न्यूज़ की इस खास कवरेज में आपका स्वागत है। 20 साल के बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर कट्टरपंथी तालिबान की वापसी हो चुकी है। अब आगे क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। क्या एक बार फिर अफगानिस्तान में खून खराबा होगा? क्या अफगानिस्तान में एक बार फिर महिलाओं पर अत्याचार होगा, दुराचार होगा? और दुनिया के देशों के साथ तालिबान का रिश्ता कैसा होने वाला है? कि क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है? सबके मन में ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी आने बाकी हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान में पत्रकारिता का सबसे बड़ा चेहरा आप इनको कह सकते हैं। हामिद मीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए एबीपी न्यूज़ से। जितना अच्छा आप तालिबान को समझते हैं, जितना अच्छा आप इस जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं जो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान को अफेक्ट करती है, वो शायद ही कोई और खबर नवीस करता हो। आप ओसामा बिन लादेन का 3 बार इंटरव्यू कर चुके हैं, आप मुल्ला उमर का इंटरव्यू कर चुके हैं। ये सब चीज़ें आपके सीवीज़ के लिए बड़ी अच्छी हैं, लेकिन आज मामला दूसरा है। आज सबसे बड़ा सवाल यही, ये जो तालिबान है जो इस बार बदला बदला दिख रहा है, ये बदला लेने के लिए बदला है या वाकई में बदल गया है? देखिए, जब तालिबान की गवर्नमेंट 2001 में ख़त्म हुई थी, तकरीबन आज से 20 साल पहले, तो उस वक्त वो सिर्फ जंगजू थे। उनके बारे में एक तासुर ये था कि ये सिर्फ लड़ने मरने वाले लोग हैं। लेकिन पिछले 20 साल में उन्होंने लड़ने मरने के अलावा कुछ सियासत भी सीख ली है, कुछ डिप्लोमेसी भी सीख ली है। और आम जुबान में सियासत का और डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात से मुकर भी सकते हैं, थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं, आप यू टर्न भी मार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो 20 साल पुराने तालिबान थे और आज के तालिबान हैं, इनमें अप्रोच में तो कोई इतना फर्क नहीं है, लेकिन उनके टैक्टिक्स में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पिछले साल दोहा में उन्होंने एक वर्ल्ड पावर के साथ, अमेरिका के साथ पीस एग्रीमेंट किया, उस पर उन्होंने साइन किए और उसमें उन्होंने ये तय किया कि वो पॉलिटिकल सेटलमेंट के जरिए काबुल में जाएंगे और तमाम मामला जो है वो बातचीत से तय करेंगे। लेकिन वो तो पॉलिटिकल सेटलमेंट से तो काबुल में नहीं गए। तो अब एक उनका क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। कल जो जबीला मुजाहिद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सी कमिटमेंट्स दी हैं, लेकिन जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, जब से दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ है तब से लेके अब तक उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें की हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है उस पर हमें कमी नजर आती है। बिल्कुल, और ये शायद जो आपके मन में शक है, ये इसी बात से पता लगता है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं हामिद साहब, उन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनके बीते 72 घंटे के जो बयान है उसको देखकर लगता है कि शायद अब औरतें काम कर पाएंगी, औरतों के बुर्का पहनने को लेकर वो उतने कट्टर नहीं है जितना कि वो पहले हुआ करते थे। लेकिन आज ही ये खबर आई कि जिसके साथ कल इंटरव्यू दिया, जिस महिला एंकर के साथ, उसको बैन कर दिया गया। तो एक दिन में ही चीज़ें बदल रही हैं, तो कैसे भरोसा होगा? देखें, इसके अलावा भी बहुत सी कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि काबुल में हमारे बहुत से कुलीग्स हैं, उसमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं। बहुत से लोगों को बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो उनके प्रॉब्लम्स हल हो जाएं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फीमेल जो कुलीग्स हैं, जो फीमेल अफगान जर्नलिस्ट हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और फिर कल हमने कुछ जो अफगान तालिबान के कुछ लीडर्स हैं उनसे ये राब्ता किया और उनसे कहा कि देखें, कम से कम जो आप कह रहे हैं उसमें अमल दरामद तो करें ना। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जबीला मुजाहिद साहब ने कह दिया कि औरतों को तंग नहीं किया जाएगा और वो इस्लामी शरिया के अंदर आके काम कर सकती हैं, लेकिन बहुत सी जो फीमेल कुलीग्स हैं उनको थ्रेट किए जा रहे हैं और उनको रोका जा रहा है कि वो दफ्तरों में ना जाएं। तो अभी 2-3 दिन लगेंगे। बातें तो उन्होंने काफ़ी अच्छी की हैं, लेकिन देखें, जो ज़्यादा मेरे ख्याल से जो ज़्यादा एक परेशान कुन बात है वो ये है कि पिछले 2-3 दिन में जो मुख्तलिफ जेलें तोड़ी गई हैं अफगानिस्तान में, उन जेलों में से बहुत से ऐसे लोग चले गए हैं, फरार हो गए हैं, जो पाकिस्तान में भी वांटेड हैं, जो चाइना में भी वांटेड हैं, जो और भी उज़्बेकिस्तान में भी वांटेड है, और भी बहुत से मुल्कों में वांटेड है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो पुलचर की जेल काबुल है, वहां से तालिबान ने अपने साथियों को तो छुड़ा लिया, उनके मुखालफिन थे
जिनका ताल्लुक आईएसआईएस के साथ था, उनको गोली मार दी गई। तो इसको देखना चाहिए जो लीडरशिप है अफगान तालिबान की, कि उनका जो सियासी इख्तलाफ है वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, बगैर ट्रायल के, बगैर किसी जुडिशियल प्रोसेस के किसी को सजा देना वो ठीक नहीं है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं, जो आपने जेल को तोड़ने का जिक्र किया। अब इस बात को समझाना होगा, और मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। पाकिस्तान में एक धड़ा खुशियां मना रहा है, खासकर आपके वजीर आजम साहब ने जो ट्वीट किया, जो बयान दिया उस दिन 15 तारीख के बाद, कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई हैं। इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा था मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने पहले, जहां वो अपील कर रहे थे अमेरिकियों से कि इस तरीके से आप छोड़ के ना चले जाएं अफगानिस्तान को, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या ये जो नया तालिबान है जो जेलें तोड़ रहा है, जिसके जरिए कैदी बाहर निकल रहे हैं, क्या पाकिस्तान या इमरान खान इस नए तालिबान पर भरोसा कर सकता है? क्या पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है इसको लेकर? देखिए, पाकिस्तान जो है ना, उसका एक इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका एक अजीबोगरीब सा एक किरदार बन रहा है। एक तरफ तो अशरफ गनी जो है उसको भी पाकिस्तान ने इंस्टॉल किया था सबसे पहले 2014 में, पाकिस्तान की मदद से वो आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में ये भी एक इंप्रेशन है कि तालिबान को भी यही कंट्रोल करते हैं। लेकिन दोहा एग्रीमेंट के बाद हमने देखा कि ना तो अशरफ गनी पाकिस्तान की मान रहे थे, ना अफगान तालिबान पाकिस्तान की मान रहे थे। और अफगान तालिबान पर जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, उसका उस वक्त सारी दुनिया को पता चल गया, जब कुछ महीने पहले जब तुर्की में एक अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से एक बड़ी अहम मीटिंग का एहतमाम किया गया, और अफगान तालिबान ने वहां पे जाने से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान के बहुत से टॉप के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि तालिबान वहां पर जाएं, लेकिन उन्होंने वहां पर जाने से इनकार कर दिया। अब आप ये देखें कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, बल्कि अमेरिकी गवर्नमेंट, उनको ये यकीन था कि अफगान तालिबान कभी भी 31 अगस्त से पहले पहले काबुल को टेक ओवर नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तो न सिर्फ ये कि अमेरिकन की सारी असेसमेंट्स गलत साबित हो गई, पाकिस्तान की सारी असेसमेंट्स गलत साबित हो गई, पूरी दुनिया की असेसमेंट्स गलत साबित हो गई। तो अब इस सूरत हाल में जो अफगान तालिबान है, उनको दुनिया पर अपना ट्रस्ट जो है, अपना एतमाद बहाल करना है, वरना अगर वो आइसोलेशन में चले गए तो फिर वो अफगानिस्तान को चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि उनको एहतियात के साथ स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, क्योंकि जून 2021 में जो उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा था, उसमें वो कह रहे थे कि अफगान तालिबान को मिलिट्री पावर के जरिए काबुल टेक ओवर नहीं करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तो गुलामी की जंजीरें तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और अमेरिका ने मिलकर उनको पहनाई थी, और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे दिए थे। इन फौजी अड्डों से अमेरिकी जहाज उड़ते थे, उन अमेरिकी जहाज़ों की बमबारी से ये तालिबान जो है इनका सफाया भी होता था। और जो परवेज मुशर्रफ के बहुत से साथी हैं, वो आज इमरान खान साहब की कैबिनेट में भी बैठे हुए हैं, जिसमें शेख रशीद साहब को आप जानते हैं, जुबैदा जलाल साहब को आप जानते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहने में जस्टिफाइड नहीं है कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, क्योंकि जिन लोगों ने गुलामी की जंजीरें पहनाई थी अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान को, वो तो इमरान खान साहब के राइट और लेफ्ट पर उनकी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए। बिल्कुल ठीक बात है ये, और शायद ये जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट ही बोल सकता है पाकिस्तान में रहकर भी। लेकिन मेरे को एक बात बताइए मीर साहब, अब इस नई परिस्थिति में, इन नए हालातों में जो अब अफगानिस्तान में पैदा हो गए हैं, क्या ये माना जाए कि एडवांटेज पाकिस्तान हो गया है विज़ रिलेशनशिप विद इंडिया? पाकिस्तान को अब ऊपरी हाथ मिल जाएगा इस सब कॉन्टिनेंट में? देखिए, ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि अफगान तालिबान पर पहले भी पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम था। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इसको ओवर एस्टिमेट करते थे विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। और मैंने मिसाल भी दे दी आपको कि अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान की इतनी नहीं सुन रहे थे, इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में एक हमारी जो सिक्योरिटी लीडरशिप है, उसने पार्लियामेंट के बहुत से मेंबर्स को एक क्लोज डोर ब्रीफिंग दी थी, और उसमें साफ साफ कहा था ये अफगान तालिबान जो है ये हमारी नहीं सुन रहे, और इनमें और पाकिस्तानी तालिबान में कोई फर्क नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और अगर अफगानिस्तान में तालिबान के कदम मजबूत होते हैं, हर गुजरते दिन के साथ
तालिबान जो हैं वो किसी ये इंप्रेशन देने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान की डिक्टेशन पे नहीं चल रहे, ये उनके इंटरेस्ट में है, और वो कोशिश करेंगे कि तमाम रीजन के तमाम कंट्रीज को वो साथ लेकर चलें। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अफगान तालिबान की कोशिश ये होगी कि नंबर वन, वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हामिद करजई साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, गुलबदीन हिकमत यार हैं, उनको भी साथ लेके चल रहे हैं, जो विद इन अफगान सिविल सोसाइटी है उन लोगों को भी साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश करेंगे कि ये ना लगे कि वो पाकिस्तान से डिक्टेशन लेते हैं। तो इसलिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को, इंडिया को, ईरान को, तमाम रीजनल पावर्स को चाहिए कि कम से कम अफगानिस्तान में एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक दूसरे की मदद करें, अफगानों की मदद करें। इनफ इज इनफ, उनके साथ पहले ही 40 साल से वो खाना जंगी की जिंदगी गुजार रहे हैं, खून खराबा वहां पे हो रहा है। तो अब अगर वहां से अमेरिका चला ही गया है और तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है अगर काबुल का, तो लेट्स गिव देम अ चांस, और अगर वो कोई अच्छा इंप्रेशन देने की कोशिश करें तो उनको इनकरेज किया जाए। लेकिन अगर उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन पर अलकायदा को भी काम करने की इजाजत दे दी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी काम करने की इजाजत दे दी, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान को भी काम करने की इजाजत दे दी, जो चाइना के सेपरेटिस्ट हैं उनको भी काम करने की इजाजत दे दी, तो फिर अफगानिस्तान जो है उसका मुस्तकबिल बहुत खराब है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन हामिद साहब एक चीज़ समझाइए मुझे। अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं बन जाता हूँ क्योंकि अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, वो ट्वीट करते हैं। बरादर साहब कंधार होते हुए काबुल पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से निकल कर कतर से, दोहा से। ऐसे में आप क्या देखते हैं, क्या एक नया कॉन्फ्लिक्ट होगा? क्या ये वही इस 25 साल पहले के एरा में जा रहे हैं जब नॉर्दर्न अलायंस खड़ा हो गया था तालिबान के सामने? क्या उतनी काबिलियत है आज की तारीख में अमरुल्लाह सालेह की? नहीं, सिचुएशन सारी बदल चुकी है। अमरुल्लाह सालेह जो हैं उनका ताल्लुक नॉर्दर्न अफगानिस्तान से ज़रूर है, पंजशेर से उनका ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन पंजशेर का जो सबसे बड़ा नाम है वो अहमद शाह मसूद है, और उनके भाई हैं अहमद वली मसूद हैं, और बाकी जो उनके बरखुरदार हैं अहमद शाह मसूद साहब के, ये सारे के सारे जो हैं ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। यूनुस कानूनी साहब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हामिद करजई और डॉक्टर अब्दुल्ला जो हैं वो तालिबान को मनाएं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाने की कोशिश की जाए। तो जो अहमद शाह मसूद साहब की जो फैमिली है उसने अमरुल्लाह सालेह से ऐलान ला तलकी किया है। देखिए ना, जो इम्पोर्टेंट नॉन पश्तून लीडर्स हैं, जो ताजिक लीडर हैं, हजारा लीडर हैं, उज़्बेक लीडर्स हैं, वो तो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और उनका राब्ता है डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ और हामिद करजई साहब के साथ। तो अमरुल्लाह सालेह जो हैं वो इस वक्त एक तरह से आइसोलेशन का शिकार हैं, क्योंकि वो प्रॉक्सी हैं अशरफ गनी साहब की। अशरफ गनी साहब गायब हैं, उनके साथ कुछ उनके 2-3 और लोग भी गायब हैं। तो इस वक्त मैं ये समझता हूं कि अमरुल्लाह सालेह साहब जो है वो इररेलेवेंट हैं। हाँ, अलबत्ता डॉक्टर अब्दुल्ला, हामिद करजई, गुलबदीन हिकमत यार, ये सब वो लोग हैं जो अशरफ गनी की तरह काबुल से भागे नहीं है, वहीं पे बैठे हुए हैं। इन सब के साथ इनकी अपनी अपनी मिलिशियाज हैं, इनकी बहुत ताकत है। अगर अफगान तालिबान इनको साथ लेकर ना चले तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि देखें ये जो एक मिथ है ना, वो जो बाइडेन साहब भी कह रहे थे जी कि एक तरफ 3 लाख फौज है, दूसरी तरफ 75,000 तालिबान है। तो ये पहले भी कभी तालिबान का मुकाबला किसी फौज से तो था ही नहीं। पहले भी उनका मुकाबला गुलबदीन हिकमत यार और अहमद शाह मसूद और ये जो बाकी जो उस्ताद सयाफ हैं, इनकी मिलिशियाज के साथ था, दोस्तम की मिलिशियाज के साथ था। तो ये मिलिशियाज जो हैं ये अभी तक इंटैक्ट हैं। तो ये आप मत समझेंगे अगर अफगान आर्मी कोलैप्स हो गई है तो तालिबान को कोई मुजाहमत नहीं होगी, कोई रेजिस्ट नहीं करेगा। अगर अब्दुल्ला, हामिद करजई और ये सारे लोग जो हैं उनको साथ लेके वो नहीं चलेंगे तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होगी, तो तालिबान के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन एक बात जो जलालाबाद में आज हुआ जिस तरीके से पाकिस्तान में, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तालिबान ने गोलियां जलाई, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, इसको आप कैसे देखते हैं हामिद साहब? देखें, इस तरह के वाकयात होते रहते हैं और उसकी मुझे डिटेल का नहीं पता, लेकिन इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। जो कल बातें की है ना ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब जरूरत इस बात की है कि वो उस पर अमल दरामद भी करके दिखाएं, क्योंकि एक इंप्रेशन ये है कि ये इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करके ये दुनिया को चार्म कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि दुनिया जो है वो उनको
उन पे सैंक्शंस ना लगाए, उनकी मदद की जाए। तो लेकिन एक्चुअली अफगान तालिबान की पॉलिसी वही होगी जो पहले होगी। लेकिन ये क्योंकि मुहर्रम का महीना है और कल वहां पर काबुल में एक गुरुद्वारे में भी गए तालिबान के लोग, वहां पे हिंदुओं और सिखों से उन्होंने बातचीत की, उनको कहा कि आप बिल्कुल ना घबराएं, हम आपकी रक्षा करेंगे। और इसी तरह वो कल जो शियाज हैं उनके पास भी गए और उनसे कहा कि आप मुहर्रम में कोई आप घबराने की जरूरत नहीं है, हम चाहेंगे कि आप मुहर्रम जो की तकरीबात जो हैं वो अपने मामूल के मुताबिक करें। ये अच्छे साइंस हैं, कहने को अच्छी बातें हैं, लेकिन हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा कि तालिबान जो कह रहे हैं उस पर अमल भी करते हैं या नहीं करते। आप किसको देख रहे हैं लीडर के तौर पर? आने वाले वक्त में अफगानिस्तान का लीडर कौन होगा सबसे बड़ा, खुद बरादर या कोई और? अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि तालिबान के जो इस वक्त लीडर हैं वो उनके जिनको वो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह। लेकिन रवायती तौर पे मेरा ख्याल है कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो उनकी मूवमेंट को हेड करते हैं, वो गवर्नमेंट में शायद नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और भी बहुत से लोग हैं जो पहले अफगानिस्तान की हुकूमत में शामिल रहे हैं। उसमें अमीर खान मुतक्की साहब भी हैं जो मुल्ला उमर के साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, और भी बहुत से लोग हैं। तो हमें देखना चाहिए, लेकिन ये बात हमें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि तालिबान जब तक डॉक्टर अब्दुल्ला, हामिद करजई, गुलबदीन हिकमतयार और जो हाजी इस्माइल खान साहब अब उनकी कस्टडी में है जिनको गिरफ्तार किया है हेरात से, इन सब को अगर साथ लेके नहीं चलेंगे तो वो बिल्कुल अफगानिस्तान को नहीं चला सकते, अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं कर सकते। तो ये अगर अब अफगान तालिबान ये समझेंगे कि वो उन्होंने हर चीज पे कब्जा कर लेना है और तमाम जो हुकूमत के अहम ओहदे हैं उन पर वही बैठेंगे, फिर मुश्किल है। लेकिन अगर वो सबको साथ लेके चलेंगे तो देन आई थिंक कि सूरत हाल बेहतर हो सकती है। एक चीज़, एक इशू को और छूना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर में जो कुछ होता है उसका कहीं ना कहीं कांटेक्ट पाकिस्तान से, पीओके से, और अब जबकि डूरंड लाइन को तालिबान ने कभी माना ही नहीं, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, और वो आसानी से यहाँ से वहाँ आते जाते हैं। इन परिस्थिति में आपको लगता है कि जो बड़ी संख्या में जेलें तोड़ी गई हैं, बड़ी संख्या में खतरनाक आतंकवादी जैसे लोग, टेररिस्ट जैसे लोग बाहर आ चुके हैं, ये अब कश्मीर की ओर रुख कर सकते हैं, हिंदुस्तानी कश्मीर, और यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं? देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है और इसमें आपको इसको बहुत ठंडे दिलो दिमाग के साथ समझने की जरूरत है। जिन लोगों को अफगान तालिबान ने काबुल और बगराम की जेलें तोड़कर निकाला है, उनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, जैसे कि मौलवी फकीर मोहम्मद है जिनको परसों काबुल से रिलीज किया गया। इनमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो कहते हैं कि हम उज़्बेकिस्तान में इस्लामी शरीयत नाफिज करेंगे, वहाँ की जो हुकूमत है वो अन इस्लामिक, हम उज़्बेकिस्तान में भी अपना सिस्टम लेके आएंगे, वो भी जेल से भाग गए हैं। इनमें ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि चाइनीज प्रोविंस जो है सिनकियांग, वहां पे एक ईस्ट तुर्किस्तान के नाम से एक अलहदा स्टेट बननी चाहिए, वो भी जेल से निकल के भाग गए हैं। इनमें ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर है वहां पर हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ है और हिंदुस्तान को वहां से निकालने की जरूरत है। और इसमें अलकायदा के भी लोग हैं जो कहते हैं कि पूरी दुनिया पे जो उनकी मर्जी का निजाम आना चाहिए। तो जिन लोगों को अफगान तालिबान ने निकाला है जेलों से, वो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो उसके खिलाफ हैं, वो इंडिया की जो स्टेट है वो उसके खिलाफ हैं, वो चाइना के खिलाफ हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि इसमें ऐसे भी लोग हैं जो ईरान का जो बलोच प्रोविंस है, ईरानी बलोचिस्तान, वो वहां पर एक अलहदा से सुन्नी रियासत कायम करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी मल्टी डायमेंशनल किस्म के का प्रॉब्लम है और अफगान तालिबान जो है उनके लिए एक चैलेंज है कि उसने, अब ये नहीं है, ये 1989 नहीं है कि जब अफगानिस्तान से रशियन आर्मी का विड्रॉल हुआ तो उसका इफेक्ट जो है हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की एक मूव चली। अब अगर मिलिटेंसी की मूव चलेगी तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी, वो रीजन के बाकी हिस्सों में भी चलेगी। और इसीलिए जो चाइना की गवर्नमेंट है और रशियन गवर्नमेंट है, उन्होंने तालिबान को एंगेज किया हुआ है क्योंकि उनका ये ख्याल है
कि तालिबान के जरिए अगर हम आईएसआईएस को कंट्रोल कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन अब तो मसला ये पड़ रहा है कि तालिबान को कैसे कंट्रोल किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर रहा है तालिबान को, चीन भी सॉफ्ट है, रशिया भी सॉफ्ट है, ईरान का भी रुख काफ़ी हद तक नरम दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स तालिबान की इस नई रिजीम। इस नए जियोपॉलिटिक्स का जो एक नया एक्सिस बन रहा है, इसमें आप भारत का रोल क्या देखते हैं, इंडिया का रोल क्या देखते हैं? देखिए, भारत जो है उसने बैक चैनल से काफ़ी अरसे से तालिबान को एंगेज किया हुआ है। उनकी बातचीत काफ़ी सालों से चल रही है। जो मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ साहब हैं, जो पाकिस्तान में तालिबान के एम्बेसडर थे, तो वो 2013 में इंडिया आए थे, गोवा में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की थी। और उसके बाद से मेरे इल्म में है कि दोहा में और मॉस्को में और इसके अलावा तेहरान में जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनकी तालिबान की लीडरशिप के साथ बातचीत चलती रहती है। अभी परसों मुझे जो है वो ये दोहा में एक तालिबान के अहम लीडर बता रहे थे कि हमने इंडियंस को ये मैसेज दिया कि आपको अपनी एम्बेसी काबुल में बंद करने की जरूरत नहीं है और आप अपने ऑपरेशंस बंद ना करें, जिस तरह हम बाकी कंट्रीज की एम्बेसीज को प्रोटेक्शन देंगे आपको भी देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया जो है पहले उसने बहुत ज्यादा अशरफ गनी साहब को सपोर्ट किया है, लेकिन अगर अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, तालिबान अगर इनको साथ लेके चलते हैं तो जाहिर बात है फिर इसमें इंडिया को भी एंगेज करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला के इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। एक आखिर में इशू और छूना चाहता हूं मैं आपसे, इसकी पहले कि समय ख़त्म हो। ये बताइए कि क्यों भागे गनी साहब वहाँ से? क्या वाकई में अफगानी फ़ौज इस हद तक करप्ट हो गई थी कि वो तालिबान का मुकाबला नहीं करना चाहती थी, या डर गई थी? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, ये इतना सिंपल मामला नहीं है। देखिए, मैंने 2 महीने पहले मैंने ये क्लेम कर दिया था, मैंने लिख भी दिया, मैंने बोल भी दिया कि तालिबान जो है ये काबुल के करीब जब पहुंचेंगे तो अशरफ गनी साहब के बहुत से करीबी साथी इनके साथ मिल जाएंगे और अशरफ गनी भाग जाएंगे। उस वक्त जब मैंने ये लिखा था तो लोगर में जो अशरफ गनी साहब का गांव है सुरखाब, तो उनके घर पर तालिबान ने कब्जा करके वहां पे अपना झंडा लहरा दिया हुआ था। तो जब मैंने बात की तो मुझे अशरफ गनी साहब के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा आप गलत कहते हैं, अशरफ गनी साहब का जो सुरखाब में घर है वो तो गवर्नमेंट फोर्सेस के कंट्रोल में है। तो मैंने वहां पे, मेरा एक जर्नलिस्ट कुलीग दोस्त था सुरखाब में, वो एक करीबी जगह पे था, मैंने उसको भेजा और उसने वीडियो बनाई और वहां पे तालिबान उनके घर के अंदर बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझे भेजी। जब मैंने वो अशरफ गनी साहब को भेजी और उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को दी तो मुझे फिर जो फीडबैक मिला वो ये था कि प्रेसिडेंट साहब को झूठ बताया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अशरफ गनी साहब को ये भी नहीं था पता, मुझे इस्लामाबाद में बैठ के पता था कि काबुल से 30 किलोमीटर दूर सुरखाब में जो उनका पुराना घर है उस पर तालिबान का कब्जा हो गया है, लेकिन उनको नहीं था पता, मुझे पता था। जब उन्होंने काउंटर चेक करवाया तो मेरी बात सही निकली। तो मैं समझता हूं कि अशरफ गनी साहब के साथ ना तो अफगान इंटेलिजेंस ताउन कर रही थी, ना फौज ताउन कर रही थी, बार बार वो फौज के चीफ को तब्दील कर रहे थे और फिर करप्शन भी हो रही थी और उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी भी नहीं थी, फ्लेक्सिबिलिटी भी शो नहीं कर रहे थे, तो तालिबान की पोजीशन मजबूत हो गई थी। तो अगर अब्दुल्ला और हामिद करजई साहब के साथ उनके तल्लुकात ठीक होते तो शायद वो सर्वाइव कर जाते, लेकिन आप देखें कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला और हामिद करजई को भी अपने साथ नहीं रखा। तो जो उनकी ये अपने साथियों से लड़ने की आदत थी, इसकी वजह से उनका इतना बुरा अंजाम हुआ है। लेकिन हामिद साहब, यहां तक सुना कि बड़ी संख्या में पैसा कैश लेकर भागे हैं वो, उनके पास कैश रखने की जगह नहीं थी उनके हेलीकॉप्टर में, इस तरह की खबरें भी हैं। ये सर जो इम्पोर्टेड लीडर होते हैं जिनको इम्पोज किया जाता है किसी मुल्क पर, ख्वाह को सुपर पावर करे या कोई भी करे, तो वो उनका अंजाम यही होता है, वो पैसे लेके भागते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो पैसे लेकर अगर भागे हैं तो जहां भी वो पैसे लेके गए हैं तो वहां जाके वो पैसे का इस्तेमाल करने की कोशिश तो करेंगे ना। और देखें थोड़े दिनों में उनके पैसे का इस्तेमाल किस तरह होता है। कुछ इल्म है आपको, कहाँ है वो, कहाँ गायब है, किसने बना दिए? मेरे पास कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उनके साथ जो उनके एक साथी हैं, जब मैं 2 महीने पहले मैंने ये कहा था कि तालिबान जो है वो बहुत जल्द काबुल पे कब्जा कर लेंगे और अशरफ गनी साहब भाग जाएंगे,
तो जिन्होंने मुझे अशरफ गनी साहब का डिसप्लेयर कन्वे किया था वो अभी भी अशरफ गनी साहब के साथ ही हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे बताया नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के करीब करीब ही हैं। अच्छा, एक आखिर में ये बताइए मुझे, अब कुल मिलाकर आप ये क्या कहेंगे, जो काम तालिबान को 31 अगस्त के बाद काबुल में आना ही था, जो कि दोहा का डिक्लेरेशन का हिस्सा था, लेकिन एक तरीके से अमेरिका वहाँ से जल्दी निकल गया, अब्दुल गनी साहब वहाँ से भाग निकले, तालिबान पहले पहुँच गया, इस तीनों चीज़ों में सबसे बड़ा रोल किसका है? कहाँ किसका फेलियर ज़्यादा है, अमेरिका का, या तालिबान ने धोखा दिया, या गनी साहब मुकाबला नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, बड़ी चीज तो ये है कि अमेरिका ये जंग बहुत पहले हार चुका था। जैसा कि जो CNN के एक सीनियर एनालिस्ट हैं फरीद जकरिया, उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका ये जंग बहुत पहले हार गया था। तो बहुत से अब अमेरिकी एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम तो ये जंग बहुत पहले हार गए थे। लेकिन जब कुछ महीने पहले रातों रात अमेरिकी जो हैं वो बगराम एयरबेस छोड़ के बगैर किसी को बताए भाग गए, तो वहां से था ना जो एक वाजे हो गया था कि अब अमेरिका ने यहाँ पर टिकना नहीं है। और हम अशरफ गनी साहब को तो कोसते हैं कि जी वो पैसे लेके भाग गए, तो देखिए अशरफ गनी साहब ने वही किया जो अमेरिकियों ने किया। जिस तरह अमेरिकी जो है वो किसी को बताए बगैर बगराम एयरबेस छोड़ के भाग गए, दूसरे अल्फाज में यानी जूते छोड़ के भाग गए, तो अशरफ गनी ने भी वही किया ना। अगर अमेरिकी जो है वो खुद अपने बगराम एयरबेस को छोड़ के भाग गए, उसको नहीं बचा सके, तो अशरफ गनी को क्या बचाते वो? तो मेरा ख्याल है कि अशरफ गनी को इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए, उनके पल्ले बेचारे के कुछ था ही नहीं, वो अमेरिका ने उनको जबरदस्ती इंपोज किया हुआ था। तो ये अमेरिकन को सोचना चाहिए कि दुनिया में जहां पर भी वो इस तरह के लीडर्स को इंपोज करते हैं तो वो अल्टीमेटली अमेरिकन इंटरेस्ट को वॉच नहीं करते, प्रोटेक्ट नहीं करते, वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं तालिबान ने भी अपनी बातों से डिसीव किया, धोखा दिया, जो उसने प्रॉमिस किया था दोहा में वैसा तालिबान नहीं कर पाया। अंत में, बिल्कुल लास्ट में, हामिद साहब ये बताइए कितना वक्त देंगे इस नए तालिबान को आप असेस करने के लिए? 1 महीना, 1 साल, कितने दिनों में पता लगेगा कि ये तालिबान वाकई में बदला हुआ तालिबान है? नहीं, देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है वो ये नहीं है कि वहां पे सिर्फ तालिबान की हुकूमत हो। अगर आपको एक पीसफुल अफगानिस्तान चाहिए, अगर आपको एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए जो आगे की तरफ बढ़े, पीछे की तरफ ना जाए, तो फिर वहां पर आपको एक ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि तालिबान को भी इसकी अंडरस्टैंडिंग है। देखें, ये समझने की जरूरत है कि ये आप इसको एक अफगान पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें कि इस वक्त हीरो जो है वो सिर्फ तालिबान नहीं है। यानी तालिबान को हीरो आप इसलिए कह रहे हैं कि जी उन्होंने 20 साल अमेरिका के खिलाफ रेजिस्ट किया और उसको भगा दिया। अमेरिका से पहले वहां पर रशिया था, तो रशिया के खिलाफ भी जो 10 साल रेजिस्टेंस की, तो उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला भी शामिल थे, उसमें गुलबदीन हिकमतयार भी शामिल थे, उसमें बाकी सारे लोग भी शामिल थे। तो इसलिए तालिबान को चाहिए कि अगर वो कहते हैं कि जनाब हम मुजाहिदीन हैं, तो ये सारे भी मुजाहिदीन हैं, इनको साथ लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान जो है उसमें स्टेबिलिटी होगी। तो असेसमेंट हमें सिर्फ तालिबान की नहीं करनी है, असेसमेंट हमें इंतजार जो है वो एक ऐसे सेटअप का करना है जिसमें तालिबान भी हों, बाकी भी हों, सारे हों, और उसमें ये हो कि उसमें ये ना हो कि कोई आपको औरत नजर ना आए, उसमें कोई आपको महिला नजर ना आए, कोई उसमें जो है औरत आपको नजर ही ना आए, ऐसा ना हो। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा आपको, उसमें नॉन मुस्लिम्स को भी अगर आप शामिल कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी, तो तब ये गाड़ी चलेगी, अदरवाइज ये गाड़ी नहीं चलेगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जो लोग जिनके साथ जीवन भर लड़ते रहे, उम्र भर लड़ते रहे, उनको सबको साथ मिलकर चलने की बात कर रही है। जिन महिलाओं के खिलाफ आप जीवन भर रहे, मुखालफत करते रहे, उनको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। वाकई में अगले कुछ महीने अफगानिस्तान के लिए और दुनिया के इस नक्शे पर इस पूरे आसपास के इलाके को बहुत करीब से देखना होगा कि क्या वाकई में परिस्थितियां बदल रही हैं या नहीं बदल रही हैं, क्योंकि अफगानी जो हैं वो चलते प्लेन में चढ़ने को तैयार है, किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से निकलने को तैयार है। ये वहाँ की कड़वी सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने बहुत ही दिल खोल के बात की। हमेशा की तरह आपसे बात करने में मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।